हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सैलरी का कैसे कंप्यूटेशन बनाएंगे फॉर टीडीएस पर्पस। कोई भी इसी तरह बना सकता है, आइदर स्टाफ या फिर आपका कंपनी टीडीएस काटने के टाइम ऐसे बना के हर स्टाफ का देख लेगा, या फिर आप खुद स्टाफ है, आपका टीडीएस कट रहा है तो आप एक बार देख लीजिए कि आपका कंपनी सही से टीडीएस काटा है कि नहीं। आपको एक्सेल में क्या करना है कि सैलरी इसी तरह फॉर्मेट बना लेना है। ये ऊपर वाला फॉर्मेट आप बना सकते नहीं बना सकते वो आपका ऊपर है, लेकिन बना लेने से अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनकम ले लेना है मंथ जो पूरा स्टार्टिंग से लेके अप्रैल से लेके, क्योंकि एक पीरियड का ले लेना होगा फाइनेंशियल ईयर का। उसके बाद आपको ग्रॉस सैलरी आपका है, ये ग्रॉस सैलरी का हम लोग दो कैटेगरी में रखे हैं, बेसिक प्लस एचआरए। आपका अलग हो सकता है तो आपको यहाँ पे अलग इंसर्ट करके फिर उसको जोड़ लेंगे। यानी मेरे को टोटल अटेंडेंस के हिसाब से 71,000 ग्रॉस सैलरी है, उसमें पी टैक्स कटने के बाद इतना अमाउंट आपका नेट सैलरी आ रहा है। तो हो सकता है कि आपका टीडीएस कटा होगा कोई मंथ में, तो आपको उतना अमाउंट पे नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको टीडीएस इस नेट सैलरी में कंसीडर करेंगे फॉर टैक्स पर्पस, ठीक है। तो कंसीडर करने के बाद हम लोग क्या हुआ कि ग्रॉस सैलरी उसका 9,10,000 है, उसमें पी टैक्स कटने के बाद उसको मिला नेट सैलरी ये है, ठीक है। इसमें क्या किया कि पी टैक्स 24 रुपये में अभी क्या इतना उसका सैलरी इनकम आया। लेकिन सैलरी इनकम से क्या होता है कि ओल्ड रिज्यूम आप चूज करते हैं, ये जो अभी मैं नीचे इसमें दिखाऊंगा ओल्ड रिज्यूम के लिए निकालेंगे कितना नेट टैक्सेबल इनकम है, और ओल्ड रिज्यूम में कितना टैक्सेबल इनकम है वो हम लोग निकालेंगे। टैक्सेबल इनकम निकलने के बाद उसी हिसाब से आपको स्लैब रेट का हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं पहले यहाँ पे बता रहा हूँ ओल्ड रिज्यूम में क्या होगा, आपको पी टैक्स का अलाउ हो जाएगा, तो आपका इनकम सैलरी इनकम से पी टैक्स लेस कर देंगे 24 रुपया। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में मिलेगा 50-50 हज़ार, ओल्ड न्यू तो दोनों में मैं लिया हूँ, ठीक है। ये न्यू रिज्यूम के लिए। उसके बाद आपको एचआरए कितना आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस कितना मिलेगा। इसको कंपनी का तरफ से मिला 273, तो मैं एचआरए का कैलकुलेशन यहाँ पे निकाला हूँ, आप देख सकते हैं एचआरए का निकालना हो। ये तीनों में जो लोअर आएगा वही आपको अलाउ होगा एचआरए। पहले एचआरए कितना रिसीव है, डायरेक्ट जितना रिसीव यहाँ पे है आप देख सकते हैं 2,73,000 पे पूरा वहाँ से लिंक कर दिया हूँ, यहाँ पे 273 समथिंग है। 50% ऑफ बेसिक, क्योंकि ये मेट्रो सिटी में कोलकाता में है तो इसीलिए 50% लिया हूँ। आपका मेट्रो सिटी को छोड़ के बाकी आप कहाँ पे रहते हैं तो आप 40% लेंगे बेसिक का। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वो जो बेसिक मेरा टोटल यहाँ पे आया था, यहाँ पे जो मेरा बेसिक टोटल आया था वो अमाउंट को मैं डायरेक्ट वहाँ पे 50% के साथ लिंक कर दिया हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे मैं लिंक करके 50% डाल दिया हूँ। थर्ड में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एक्चुअल रेंट पेड, वो क्या कर रहा है 13,500 करके हर महीना पेमेंट कर रहा है, तो 12 महीने का तो इतना आया 1,62,000, यानी इतना आपको रेंट वो पे कर रहा है। आपका केस में हो सकता है कि ज़्यादा हो सकता है, तो वो अमाउंट आपका एक्चुअल रेंट पेड कितना निकाल दिए, उससे आपको 10% बेसिक सैलरी रेस्ट कर देंगे। 10% यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक्सेस रेंट पेड ओवर द 10% ऑफ सैलरी, यानी कितना रेंट पेड किए हैं 10% ऑफ सैलरी से। यहाँ पे सैलरी मानते हैं एचआर के लिए सिर्फ बेसिक, ठीक है। तो बेसिक जो है उसका ऊपर मैं क्या किया हूँ, ये जो बेसिक टोटल में लिया हूँ ईयर में मेरे को 6,37,000 समथिंग मिला है, तो उसका 10% निकाल दिया हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट निकलेगा क्या, ये दिस माइनस दिस, तो ये आया। अब ये तीनों में कौन सा लोअर है, ये तीनों में लोअर ये है, तो इतना ही आपको अलाउ होगा। तो आपका हिसाब से जो भी आपका सैलरी स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से आप निकाल देंगे, या फिर आप किसी स्टाफ का काट रहे तो उसका हिसाब से आप निकाल लेंगे। तो मेरा ये एचआर आ गया। उसके बाद आपको ये एचआर 1 लाख से नीचे है, इसीलिए आपको पैन नंबर आपका स्टाफ से लेना नहीं है, या फिर आप स्टाफ है तो आपको कंपनी को पैन नंबर आपका लैंडर का देना नहीं है, ठीक है। 1 लाख से ऊपर होगा तो पैन नंबर मैंडेटरी है, ठीक है। ये आ गया अभी टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी क्या हुआ, ये आपका 7.59 आया, यहाँ पे 8.58 समथिंग आया, क्योंकि इसमें एचआरए नहीं मिलेगा न्यू रिज्यूम में, और 24 रुपया पी टैक्स जो उसका न्यू रिज्यूम में नहीं मिलेगा। ये हम लोग न्यू रिज्यूम में बात कर रहे हैं, ये ओल्ड रिज्यूम के लिए, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी आप लोन लिए होंगे तो फिर आपको यहाँ पे लोन का बेनिफिट मिल जाएगा। हाउस लोन आपका आप खुद लिए हैं तो आप कंपनी को प्रोवाइड करेंगे, कंपनी की देख रहा है इसको, तो कंपनी उसका स्टाफ से मांगेगा कि एचआरए में कुछ है क्या, 24B में जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है
उसका बेनिफिट यहाँ पे ले सकता है। मेरा केस में नहीं है, आपका केस में होगा तो आप इसमें मैक्सिमम 2 लाख तक ले सकते हैं। यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिक्लेरेशन खुद स्टाफ दे रहा है कि उसका सेविंग बैंक या एफडी से इतना इतना या डिविडेंड में है, तो वो डिक्लेरेशन दे रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं दे रहा है तो आपको यहाँ पे नील लेके करना होगा। सेम स्टाफ के लिए भी सेम है कि आप डिक्लेरेशन कंपनी को दे दे रहे हैं तो फिर उसी हिसाब से टैक्स काटेंगे कंपनी। तो ये न्यू रिजिम में कुछ नहीं है। अभी मैं टोटल इनकम आया मेरा ओल्ड रिजिम का हिसाब से 7.59, न्यू रिजिम का हिसाब से 8.58। ठीक है, अभी दोनों ये इनकम निकल जाने के बाद आपको क्या करना है, अभी ओल्ड रिजिम है तो आपको डिडक्शन का बेनिफिट और मिलेगा, न्यू रिजिम में कुछ नहीं मिलेगा। डायरेक्ट आप न्यू रिजिम में टैक्स निकालेंगे। कैसे, देखिए मैं न्यू रिजिम का यहाँ पे टैक्स निकाला हूँ, आपका न्यू रिजिम में टैक्स निकाला हूँ। न्यू रिजिम का स्लैब है अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, कोई भी एज लिमिट का। इसमें न्यू रिजिम में सबके लिए एक ही रिजिम है, ये है। इसमें क्या है आपको मैं और थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, इसमें अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो नील है। एबव 3 लाख से लेके 6 लाख का पर 5%, तो ये 3 लाख का मतलब ये आपका ये डिफरेंस कितना रहा, 3 लाख का 5% 15,000। अभी क्या है इस कैटेगरी में है 6 से लेके 9 का बीच में, 6 लाख से लेके 9 लाख का बीच में, तो आपको 10%, यानी ये जो अमाउंट मेरा कितना में है सैलरी, मेरा सैलरी है इस हिसाब से, मेरा सैलरी है इसमें सैलरी है, ये है न्यू रिजिम में 8.58 यानी 9 लाख का नीचे है। तो फिर 5.85 से डिफरेंस में निकाल लूँगा कि जितना मेरा है उसी हिसाब से होगा। तो मैं यहाँ पे निकाल के दिखा दिया वही चीज़ कि यहाँ पे मैं क्या मारा हूँ कि जितना वहाँ पे फिगर जो है 8 पॉइंट समथिंग जो है वहाँ से 6 लाख लेस कर दिया, क्योंकि मैं 6 लाख तक यहाँ पे टैक्स निकाल दिया 15,000 का, उसका ऊपर 10% निकाला तो ये आया। टोटल में न्यू रिजिम में ये टैक्स आ रहा है। ठीक है, अभी ओल्ड रिजिम में टैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि डिडक्शन वगैरह का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन न्यू रिजिम में डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे डिडक्शन का बेनिफिट नहीं दिया हूँ। ये डायरेक्ट उसका टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये न्यू रिजिम के लिए टैक्सेबल इनकम है, लेकिन ओल्ड रिजिम के लिए यहाँ पे टैक्सेबल इनकम नहीं है। ये तो आपका टोटल इनकम आया, उसके बाद डिडक्शन आपको अलाउ होगा। डिडक्शन में क्या क्या आप हो सकता है, एटीसी में बेनिफिट ले सकते हैं। एटीसी में आपको एलआईसी, आपका पीपीएफ में, या फिर हाउसिंग लोन का जो है प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे हाउस लोन का इंटरेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपका हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे एटीसी में वो अलाउ नहीं होगा। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट अमाउंट, हाउसिंग का प्रिंसिपल अमाउंट अलाउ होगा, लेकिन इस केस में मेरा केस में कुछ नहीं है। चिल्ड्रेन का है ट्यूशन फी वो अलाउ होगा, मेरा केस में 58,000 समथिंग लिया हूँ, और एलआईसी में ये लिया हूँ। टोटल मेरे को एटीसी में कितना कवर हो जा रहा है, 1.5 लाख का कवर हो जा रहा है। मैक्सिमम एटीसी में भी 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कि ये सेक्शन 80D क्या होता है, मेडिक्लेम का इंश्योरेंस आप करते हैं, प्रीमियम भरते हैं, तो मैक्सिमम आपको क्या हो जाएगा, आपके लिए 25,000, आपका पेरेंट्स को लिए भी 25,000, लेकिन आप दोनों सीनियर सिटीजन नहीं होंगे या फिर आपका पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो फिर आपको 25, उनको 25। लेकिन आप सीनियर सिटीजन नहीं है लेकिन आपका पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनके केस में 50 मिलेगा, आपको 25 मिलेगा, ये मैक्सिमम मिलेगा। ये जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ मैक्सिमम, मेरा इसमें 25 दोनों लिए हैं, 50,000 का यहाँ पे बेनिफिट हो गया। टोटल यहाँ पे डिडक्शन कितना हो गया, ये 80C और ये मिला के इतना है। आपका केस में हो सकता है कि 80D हो गया, आपको वहाँ पे ऊपर में इंटरेस्ट आप जोड़े होंगे, सेविंग बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे 80TTA का बेनिफिट भी मिल जाएगा डिडक्शन में, लेकिन इसमें कुछ नहीं है तो ये बेनिफिट हो गया। एनपीएस में भी आप डालेंगे ना 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो लोग डालेंगे उसका बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं कि 80CCD1B में आपको एनपीएस में नेशनल पेंशन स्कीम में आप डालते हैं तो इसमें आपको 50,000 का एडिशनल बेनिफिट मिलता है, 1.5 लाख प्लस ये 50,000। ठीक है, वो आप डाल सकते हैं। तो मेरा हिसाब से क्या आया, अभी ओल्ड रिज्यूम का हिसाब से टैक्सेबल इनकम ये आया। अभी टैक्सेबल इनकम का हिसाब से मेरे को टैक्स निकालना है। कैसे आएगा, ये 5 लाख से ज़्यादा है इसलिए आपको रिबेट नहीं मिलेगा, 5 लाख से नीचे होता तो रिबेट मिलता। न्यू रिज्यूम में कैसे होता है, रिबेट कब तक मिलता है, 7 लाख, आपका ये 7 लाख तक रहता है तो आपको रिबेट मिल जाता है, टैक्स नहीं लगता है। लेकिन मेरा 7 लाख से ऊपर में है तो रिबेट नहीं मिल रहा है। तो ओल्ड रिज्यूम में ये आया, उसका हिसाब से हम लोग टैक्स निकालेंगे। पहले 2.5 लाख आपको कोई टैक्स नहीं है क्योंकि इसका एज जो है बिलो
60 से है, तो इसीलिए आपको नॉर्मल स्लैब रेट जो है वो लगेगा। तो अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से लेके 5 लाख यानी 2.5 लाख का ऊपर 5% लगेगा। तो 5% कितना आया? 12,500। ठीक है, 12,500 आ गया। उसके बाद आपको क्या है कि 5 लाख से जितना एक्सीड है अप टू 10 लाख बीच में 20% लगेगा। तो मेरा केस में कितना एक्सेस है? 59,817। उसका पर हम लोग निकाल दिए 20%, तो ये आया टोटल ओल्ड रिज्यूम का हिसाब से ये टैक्स आ रहा है। तो मैं अभी ये दोनों में कंपेयर करूंगा, मेरे लिए जो बेटर है वही लूँगा। तो मेरे लिए ये बेटर है, ओल्ड बेटर है, तो मैं ओल्ड ले लिया। या फिर आपका स्टाफ ओल्ड बेटर आ रहा है तो ओल्ड ले लिए। ओल्ड लेने के बाद ये आपका ओल्ड आ गया। ओल्ड आने के बाद उसका ऊपर आपको सेस जोड़ना है। ओल्ड या न्यू रिज्यूम कोई भी बेटर आए, सेस तो उसके बाद आपको जोड़ना ही होगा। आपको 4% करके सेस जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 4%, इसी का ऊपर जो टैक्स आएगा उसी का ऊपर 4%। भले ये ओल्ड रिज्यूम से आए या न्यू रिज्यूम से आए, आपको सेस लगाना होगा। टोटल टैक्स ये आ गया। ऑलरेडी मेरा TDS कटा है इतना, बैलेंस अमाउंट इतना TDS काटना होगा। तो इसी तरह आपको TDS का निकालना होगा कि कितना पेमेंट करना है, क्या करना है, सारा चीज़ हो सकता है। भले ही आपको मान लीजिए ये अमाउंट थोड़ा बहुत चेंज, मैं अटेंडेंस का हिसाब से लिया हूँ क्योंकि लास्ट क्वार्टर में भर रहा हूँ। लास्ट क्वार्टर में भले आप मान लीजिए 3-4 महीना दिए हैं, 5 महीना, तो आप एस्टिमेटेड डाल सकते हैं कि इतना उसको मिलेगा, तो इस हिसाब से इतना आ रहा है, तो उसका एवरेज में TDS काट लेंगे और लास्ट क्वार्टर में आपको उसको बैलेंस करना होगा कि ज़्यादा काट लिए होगे तो कोई दिक्कत नहीं, कम काटे तो थोड़ा बहुत काट लीजिए। ठीक है, स्लैब रेट के बारे में बता दिया, आपको रिबेट के बारे में बता दिया। रिबेट अंडर सेक्शन 87A में ओल्ड रिज्यूम में मैक्सिमम आपको 12,500 मिलेगा, यानी 5 लाख का बीच में उतना ही टैक्स लगता है कि 2.5 लाख का ऊपर 5% तो 12,500 को मिल जाएगा, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका 5 लाख तक। ठीक है, टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे टैक्सेबल इनकम आता है अप टू 7 लाख तक आपको आता है 25,000 का आपको टैक्स आएगा, तो उसी का आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो यानी आप न्यू रिज्यूम चूज करते हैं तो आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, रिबेट मिल जाएगा। 7 लाख से नीचे होना चाहिए इनकम, 7 लाख से एक्सीड हो जाएगा तो आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। न्यू रिज्यूम हो गया, ओल्ड रिज्यूम आप चूज करते हैं तो 5 लाख या 5 लाख से नीचे है तो आपको बेनिफिट मैक्सिमम क्या है, रिबेट मिलेगा, वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका सैलरी जिन लोगों का 5,50 है, 5,50,000 है, तो वो लोग को मैं बोलूँगा ओल्ड या न्यू दोनों चूज कर सकते, दोनों के लिए बेटर है। तो आप कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड या फिर आप न्यू भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिन लोग का सैलरी 7,50,000 है सैलरी इनकम, तो फिर आप चूज करिए न्यू, क्योंकि बाकी अदर इनकम कुछ नहीं है, वो आप अज्यूम करिए अदर इनकम नहीं है मेरे को, सिर्फ सैलरी इनकम है। तो फिर क्या होगा, मान लीजिए सेविंग बैंक इंटरेस्ट, वो तो 80 TDA में डिडक्शन मिल जाता है मैक्सिमम 10,000, कितना सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिलता है। तो न्यू किस लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको 7 लाख ऐसे ही आपको रिबेट है, तो आपका टोटल इनकम जो मान लीजिए 7.5 लाख है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐसे ही दोनों के केस में मिलता है, तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो आपका 7 लाख आ गया, तो रिबेट आपको यहाँ पे 87A में रिबेट मिल जाएगा, तो कोई टैक्स नहीं आएगा। सेम ओल्ड रिज्यूम में क्या है कि आपको 5.5 का है तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, 5 लाख आ जाएगा तो आपको ओल्ड रिज्यूम में रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये इनकम रहेगा, तो आप इसी तरह आपको रिज्यूम चूज कर सकते हैं। न्यू रिज्यूम ओल्ड रिज्यूम में कोई ये नहीं है। सैलरी पर्सन के लिए कभी भी इस बार आपका न्यू रिज्यूम ले लीजिए, नेक्स्ट बार में ओल्ड रिज्यूम ले लीजिए, कोई इसमें ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस पर्सन के लिए सिर्फ जिसका बिजनेस इनकम है सैलरी इनकम के साथ, वो लोग एक ही बार चांस है उन लोगों को शिफ्ट करने के लिए ओल्ड रिज्यूम में, वो हमेशा वही रिज्यूम फॉलोअप करना पड़ेगा। लेकिन सैलरी पर्सन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। और एक आदमी लोग का डाउट रहता है कि सर इसमें मेरा जब सैलरी के टाइम में मैं मेरा कंपनी को बताया था कि मैं ओल्ड रिज्यूम में हूँ, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरे लिए न्यू रिज्यूम बेटर है, तो मैं आईटर के टाइम में न्यू रिज्यूम चेंज कर सकता हूँ क्या? हाँ, न्यू रिज्यूम में जा सकते हैं। आईटर भरने के टाइम में जो रिज्यूम आप चूज करेंगे वही रिज्यूम आपके लिए एप्लीकेबल होगा। कोई भी आप फॉर्म 16 में जो भी कुछ हो गया, सैलरी पर आपका जो भी कुछ जैसे ही काटे कोई दिक्कत नहीं, आप आईटीआर भरेंगे जिस रिज्यूम में, वही रिज्यूम आपके लिए फाइनल है। ठीक है, आई होप इसमें सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। TDS 4th क्वार्टर का ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, नील रिटर्न कैसे लगाते हैं, यानी जिसका इनकम मतलब क्वार्टर 4 में कोई TDS कटा नहीं है, लेकिन उन लोगों का क्या है
कि किसी का इनकम 5 लाख से नीचे है या किसी का इनकम 7.5 लाख से नीचे है, ओल्ड न्यू रिज्यूम में जाना चाहते हैं, उन लोग का टैक्स नहीं आता लेकिन उनको फॉर्म 16 देना है, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वार्टर में टीडीएस कटा है, फोर्थ क्वार्टर में कटा नहीं, तो उसका टीडीएस रिटर्न कैसे बनना है उसका ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो में बनाया हूँ। जरूरत पड़ेगा तो वो 2 वीडियो में इस वीडियो का लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख लेंगे टीडीएस वगैरह रिटर्न कैसे भरते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट रहेगा मेरे को कमेंट जरिए पूछेंगे तो मैं जरूर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिए, इसी में कोई भी बेनिफिट आपको मिला है ना जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट में सजेशन दीजिए, इसमें और कुछ बेटर करना है और कुछ एडिशन करना है तो मैं जरूर ट्राई करूँगा आपका सजेशन से। आज के लिए इतना फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।